वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के एफएलटी 6 पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि पैडी एंड व्हीट के पॉलन ग्रेन्स सर्वाइव करते हैं, इनके परागकण किस समय तक जिंदा रह पाएंगे। आंसर रहेगा हमारा सी, 30 मिनट तक की इनकी वायबिलिटी होती है। यहीं पर यदि हम देखें तो एक होता है सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनकी वायबिलिटी मंथ्स टू ईयर होती है। क्वेश्चन नंबर 102, एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक की कंडीशन क्या है? तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। तो 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकाओं वाला जो आंसर है वो है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 103, कवक में संगठन का स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम जानते हैं मोनेरा सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, साथ ही साथ यूनी सेलुलर है। बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है मल्टी सेलुलर तो है, बट इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है वो होता है लूज टिश्यू लेवल का। अब यहाँ लूज तो लिखा नहीं है, बट टिश्यू दे रखा है। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 104 को देखें। When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब ये जो लॉ है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? हम समझ ही गए हैं इसकी लैंग्वेज से। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मींस हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 105, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यदि हम देखें पहली स्टेटमेंट, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक डिस्क्रीट यूनिट करती हैं। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना। फिर बी ऑप्शन दे रखा है जो कारक होते हैं वो जोड़ों में या पेयर्स में होते हैं। सी में देखें, यदि कारक जोड़े के दोनों सदस्य असमान हो, मतलब डिसिमिलर हो, जैसे एक हो कैपिटल टी, दूसरा हो स्मॉल टी, तब इनमें से एक कारक प्रभावी व दूसरा कारक अप्रभावी होता है, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। चौथा आंसर दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब हमें ऊपर वालों में से किसी एक को चूज करना है। जब चूज करना है देन हमारा आंसर जो रहेगा, ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से कोई नहीं है इसलिए ऊपर वालों में से चूज करना है। ऊपर वालों में से इसलिए चूज किया बिकॉज जो सी ऑप्शन है वो डोमिनेंसी के लिए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 106, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, डीजेनरेट होते हैं, बिल्कुल सही है असरसन। और डीजेनरेसी का मीनिंग ये होता है कि वन अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। यही उसने नीचे लिखा भी है रीजन में। दोनों चीजें सही हैं, साथ ही साथ 100% एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। 107 में मैच द कॉलम हमें मिलाना है। 5174 जो बैक्टीरियोफेज या फेज होती है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यदि हम देखें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मींस फर्स्ट का आंसर रहेगा सी। और फर्स्ट का सी हमें केवल दे रखा है डी में, दैट इज डी हमारा आंसर होगा। 108 प्रोकैरियोट में जो लैकोपेरॉन है, तो हम जानते हैं लैकोपेरॉन, इसमें बनने वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिव रहता है। दैट इज हमारे ओपेरॉन का जो स्विच है वो ऑफ रहेगा। ये एक तरह का नेगेटिव ओपेरॉन है। बट इसमें प्रेजेंट जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है वो इंड्यूसर का काम करता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन। दैट इज हमारा आंसर होगा ए एंड बी बोथ, ये दोनों ही सही हैं। पेनिसिलिन एक स्ट्रॉन्ग व इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, इसकी रूप में पुष्टि किसने करी? भाई फ्लेमिंग ने, तो जो अपना अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे, ठीक है ना, इन दोनों ने ही इस बात की पुष्टि करी, है ना। बाद में अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे, इन लोगों को नोबेल प्राइज भी दिया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 110, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कौन करेगा? तो याद रखें जो एस्परजिलस नाइगर है ना, उसके द्वारा होता है सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में क्या सही नहीं है? पीसीआर कैन एम्पलीफाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, सही है।
HIV सस्पेक्ट में हम इसका यूज करते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन भी सही है, इसमें हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज या जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज एंजाइम उसका यूज करते हैं। बट हाँ, यहां हम यूज करते हैं डीएनए प्राइमर, बट इसने दे दिया है आरएनए प्राइमर। मींस ये चीज गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा है। दैट इज हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 112 पर आते हैं। ट्रांसजेनिक जीव का एक उत्पाद जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज में आता है, एम्फाइसीमा के लिए आता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। 113, इसमें हमें दोनों पेयर किसमें सही है? इंसिटू कंजर्वेशन में लिखा है सीड बैंक, नहीं भाई, ये एक्सिटू का एग्जाम्पल है। मींस पहला वाला तो गलत हो गया, ए ऑप्शन। बी में चलते हैं, अगेन इंसिटू में दिया है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी एक्सिटू है, ये भी गलत हो गया। पहले डी पर आ जाते हैं, इंसिटू कंजर्वेशन में दे रखा है टिश्यू कल्चर, ये भी गलत है, ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सी आंसर हमारा सही होगा, बिकॉज यहाँ पर इंसिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बिल्कुल सही है, और एक्सिटू में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, तो दोनों ही चीजें सही है। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 114 पर चलते हैं, कौन से कथन सही हैं? पैसेंजर कबूतर अति दोहन की वजह से विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई, ये भी सही है, ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर एक वर्ल्ड समिट या विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, ये भी सही है। और दक्षिण अमेरिका में अमेजन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। मींस चारों ही सही है। दैट इज हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में असत्य कथन का हमें पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका वर्ल्ड लेवल की बायोडाइवर्सिटी में 8.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही है। भारत 12 महाविविध देशों में से एक है, ये भी सही है। लगभग 45,000 पादप जातियां व इसके 2 गुना से ज्यादा जंतु जातियां खोजी जा चुकी हैं, अभिलेखित करी जा चुकी हैं भारत में, ये भी सही है। बट जो डी है ये इसने गलत कर दिया, यही हमारा आंसर रहेगा। बोले सर डी भी तो सही है, 1 लाख और 3 लाख ये डेटा दे रखा है। अरे भाई 1 लाख से अधिक जंतु नहीं, यहाँ पादप होना था, और 3 लाख से अधिक पादप नहीं, यहाँ पर जंतु होना था। ये एक छोटा सा चेंज उसने करके रखा, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। 116 पर आते हैं। कौन सा जीव अपने परभक्षी के लिए अत्यधिक स्वादहीन है, डिस्टेस्टफुल है? आंसर रहेगा हमारा सी, मोनार्क बटरफ्लाई। 117 की प्लांट, खरगोश, भेड़िया और शेर। तो बेटा यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी से स्टार्ट किया। हम जानते हैं 10% लॉ ऑफ लिंडमैन को, तो ये जो 10% लॉ ऑफ लिंडमैन है, यहाँ पर थाउजेंड का 10 ही आगे ट्रांसफर होगा, मतलब 100। तो ए जो रहेगा वो रहेगा 100 किलो कैलोरी। आंसर रहेगा हमारा डी। और आगे चले तो वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, बेटा ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने डिस्कस किए थे। ये सभी 2 प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस, खुले हुए पुष्प व बंद पुष्प। क्वेश्चन नंबर 119, मेंडेलियन वंशागति का कौन अपवाद नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही अपवाद हैं, जबकि जो पृथक्करण का नियम है, ये पृथक्करण का नियम तो मेंडल ने दिया था, दैट इज ए मेंडल की वंशागति का अपवाद नहीं है। जबकि अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें हम पढ़ते हैं मिराबलिस जलापा के बारे में, सह प्रभाविता जिसमें एबी ब्लड ग्रुप के बारे में या पशुओं की त्वचा के रंग के बारे में, और लिंकेज जिसमें ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर की कहानी हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपवाद थे। नीचे दिए गया जो प्रवाह है उसके लिए ए बी सी को चूज करना है। डीएनए से डीएनए का बनना ये रेप्लिकेशन है, तो यहाँ अनुवादन लिखा है, मतलब या तो बी या सी या डी सही हो सकता है। बी में यहाँ आएगा अनुलेखन, मतलब ये सही हो सकते हैं। सी रिवर्स है, मतलब ये आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आंसर हो जाएगा हमारा सी। 121, डो का फूला हुआ रूप या पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू, तो जब किण्वन होगा डो में तो उस समय CO2 प्रोड्यूस होगी, और CO2 के प्रोड्यूस होने के कारण ही जो डो है, जो आटा है, वो हमें फूला हुआ दिखाई देता है। आंसर रहेगा सी।
122 पर जाते हैं, ट्रांसजेनिक तंबाकू जो आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा विकसित किया गया, इसके संक्रमण किसके संक्रमण को रोकेगा? तो हमें पता है एक नेमेटोड जिसका नाम है मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है। 123 पर आए, कथनों को पढ़िए और इनमें से कितने गलत हैं ये हमें बताना है। सबसे पहला है वर्ष 2000 में अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट ले लिया बासमती राइस का। ये गलत हो गया भाई। बोले सर क्यों गलत है? 2000 नहीं, इसने लिया था 1997 में पेटेंट लिया था। बी पर आए, एक अनुमान के अनुसार भारत में धान की 2 लाख किस्में हैं, सही है। फिर सी पर आते हैं, जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 में, ये सही है। एक लड़की में हुआ, ये भी सही है, बट ये गलत हो गया। टायरोसिनेस के लिए नहीं हुआ था, एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए हुआ था। मतलब 2 स्टेटमेंट अभी तक गलत मिल गई हैं। डी को पढ़ते हैं, सन 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए, बी व सी के डीएनए अनुक्रम तैयार किए। बेटा ए और बी के तैयार किए थे, सी का अनुक्रम तैयार नहीं किया था, क्योंकि जो सी है वो तो प्रो इंसुलिन में मिलती है। और 1983 में एली लिली कंपनी ने जो ह्यूमिलिन बनाया था उसमें केवल चेन ए और चेन बी थी। मतलब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गलत हैं, हमारा आंसर रहेगा बी। 124 पर चलें, कीट के जैविक नियंत्रण। बिल्कुल भाई, यदि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्रीडेशन या जो परभक्षण है उसको हम चेक करेंगे। 125 पर चलें, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है ये तो हो जाएगा हमारा dn बाई dt Rn k माइनस एन बाई के। यहां पर जो k है इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो जब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमें मिलता है तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है dn बाई dt इक्वल टू Rn, ये रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल मॉडल। और एक्सपोनेंशियल मॉडल में कुछ इस तरह का जे शेप कर्व हमें देखने को मिलेगा। 126 पर आते हैं, टेक्सा को उनके पद के अनुसार आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो किंग गया था हमारा कहाँ, पीसीओ। पीसीओ से किसको फोन किया, फैमिली को। और उसके कान में कितने शब्द बोले, 2। एक बोला जीनस, दूसरा बोला स्पीसीज। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यहाँ पर ये जो पोएसी लिखी है ये एक फैमिली है, पैंथेरा एक जीनस है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, और मोनोकोटिलिडनी एक क्लास है। तो सबसे पहले हमें लेना होगा जीनस को, मतलब स्टार्ट करेंगे सी से। जीनस के ऊपर आ रही है फैमिली, तो फैमिली में आ जाएगा ए। फिर आएगा ऑर्डर, ऑर्डर में आ जाएगा बी। और फिर क्लास, क्लास में आ जाएगा हमारा डी। तो इस तरह से हमारा आंसर रहेगा सी ए बी डी। और ये जो हमें मिल रहा है सी ए बी डी, ये मिल रहा है आंसर ए में। तो दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए। 127, वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली का उपयोग लंबे समय तक नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि ये कम लक्षणों पर आधारित थी। और कम लक्षणों पर आधारित होने के कारण इसने बहुत बड़ी संख्या में जीवों को ना तो प्लांटी में वर्गीकृत किया, ना ही एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। मतलब बहुत से जीव इस वर्गीकरण के आने के बावजूद भी उनका वर्गीकरण संभव नहीं हो पाया, इसलिए ये प्रणाली कैसी थी, अपर्याप्त थी। 128, जुगाली करने वाले जीवों के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए हेलोफिल्स जिम्मेदार हैं। हेलोफिल्स नहीं, वो होते हैं मिथेनोजन्स होते हैं। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गई हमारी। ठीक है ना। स्टेटमेंट 2, हेलोफाइल एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया हैं जो अत्यधिक प्रतिकूल निवास स्थान में हमें मिलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है और 2 जो है वो सही है। तो यदि यहाँ हम ऑप्शंस को चूज करें, केवल 1 और 2 दोनों सही है, पहला गलत है, दूसरा दूसरा तो सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल यहाँ पर बी, कि केवल स्टेटमेंट जो 1 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं, अल्व्यूगो में प्लाज्मोगेमी। चलिए ठीक है, प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत में न्यूक्लियस मिल रहा है या नहीं, इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो एग्जाम्पल याद करने के तरीके मैंने तुम्हें बताए हैं। मार, ये कन, ये गया था कहाँ, पाव लेने। उन पाव को किसने खा लिया था, कैट ने, CAT कैट। और LSGL, यहाँ जो फाइकोमाइसिटीज है
बेटा इस फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में कैरियोगेमी हो जाती है, बट इन दोनों में प्लाज्मोगेमी देन टाइम इंटरवल देन उसके बाद यहां पर होगी कैरियोगेमी, बीच में एक डाई कैरियो फेज हमें देखने को मिलती है, द्विकेंद्र की अवस्था यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो अल्विगो, अल्विगो यहां पर है, इसने लिखा है अल्विगो में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद केंद्रक संलयन नहीं होता, जबकि हो रहा है, प्लाज्मो के तुरंत बाद कैरियो हो रही है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। अगले पर आते हैं न्यूरोस्पोरा, ये है न्यूरोस्पोरा, और क्या दे दिया है पक्सीनिया में प्लाज्मोगेमी, तो पक्सीनिया ये आ गया, इसमें प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद केंद्रक संलयन होता है, नहीं भाई, यहाँ तो प्लाज्मोगेमी के बाद डाई कैरियो फेज आती है, तब जाके कैरियोगेमी होगी, मींस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो गलत है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 130, लाल शैवाल का संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो वो है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च। जो रेड एल्गी है उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है, जिसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान होती है, दैट इज आंसर रहेगा सी। 131, जो शकरकंद या स्वीट पोटैटो की जड़ें भोजन को संग्रहित करती हैं, ये एक तरह की अपस्थानिक जड़ें हैं, एक तरह की एडवेंटिशियस रूट हैं। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो पुष्पक्रम है, वो पुष्पक्रम की आप देखें ये जो शाखाएं थी, ये शाखाओं के सीड्स फ्लावर में क्या हो गए हैं, टर्मिनेट्स हो गए हैं, मतलब ये पुष्पक्रम ससीमाक्षी टाइप का है, जिसमें सीमित वृद्धि होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन द मैन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर बिल्कुल सही है। बी मैन एक्सिस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, सीमित वृद्धि हो रही है, ये भी सही है। और इस कंडीशन में फ्लावर्स जो हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? टॉप पर प्रेजेंट होते हैं ओल्ड फ्लावर और बेस पर प्रेजेंट होते हैं न्यू फ्लावर, इसे बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज आंसर होगा डी। ये जो बना है इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिखाई दे रही है, मतलब ये हो गया हमारा डाइकॉट स्टेम हो गया, ठीक है। यहां पर 134 पर यदि आए तो डाइकॉट जड़ों में कंजक्टिव टिश्यू के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। बेटा ये जो लेयर है, ये लेयर हमने मान ली एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर की तरफ हमने यहां पर ले लिया पेरीसाइकिल लेयर को, और आप सभी जानते हैं रूट में जो वास्कुलर बंडल होते हैं, वे होते हैं हमारे रेडियल वास्कुलर बंडल। और रेडियल वास्कुलर बंडल के साथ साथ जो जाइलम होता है, उस जाइलम का अरेंजमेंट होता है एक्सार्क, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी पर होता है। यहां साइड में प्रेजेंट रहेगा फ्लोयम, तो ये फ्लोयम हो गया हमारा, ठीक है। बेटा ये जो जाइलम और फ्लोयम है, इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो टिश्यू प्रेजेंट है, देखा अपन एक अलग कलर ले लेते हैं इसके लिए, यहां पर ये जो टिश्यू प्रेजेंट है ये है कंजक्टिव टिश्यू। तो होता ये है कि जब हमारी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली पेरीसाइकिल सेल एंड फ्लोयम के जस्ट सामने वाला कंजक्टिव टिश्यू, इनमें हो जाता है डी डिफरेंशिएशन, और डी डिफरेंशिएशन के द्वारा ये बनाते हैं वास्कुलर कैम्बियम को, जिससे फाइनली बनेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोयम बनेगा। तो द्विबीजपत्री जड़ों में कंजक्टिव ऊतक के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो पहली चीज तो ये पेरेनकाइमेटस है, और नंबर 2 ये वास्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा डी। पहला ऑप्शन पेरेनकाइमेटस, ऑप्शन का आधा पार्ट सही है, बट ये लिखा है कॉर्क कैम्बियम बनाता है, बेटा कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स के रीजन में होता है ना। बी और सी ये दोनों गलत हैं, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 135 पर चलते हैं, कौन सा है जो कोशिका द्रव्य में ही नहीं, दो अंगकों में भी, दो ऑर्गेनेल में भी मिलता है? एक ही आंसर है हमारा बी, राइबोसोम, बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। 136 पर चलें, इस डायग्राम के लिए हमें सही चीजों को छांटना है। तो ए हमें दिख रहा है सैटेलाइट, बी जो है, बी इज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन
तो ए सैटेलाइट, बी में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, केवल बी ऑप्शन में ही दे रखा है, तो ये हमारा रहेगा आंसर। बाकी एक और चीज है, ये क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है, जिससे दोनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो एकदम बराबर है। दैट इज ये रहेगा हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। 137 समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, तो G1, फिर S, फिर G2, फिर आती है प्रोफेज, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, और सबसे छोटी जो अवस्था है वो हमारी होती है एनाफेज। एनाफेज हमारा आंसर रहेगा, दैट इज आंसर यहाँ रहेगा बी। 138 पर चलते हैं। फोटो रेस्पायरेशन के लिए सहायक दशाएं होती हैं। बेटा जो फोटो रेस्पायरेशन है, उस फोटो रेस्पायरेशन के लिए जो सहायक दशाएं होती हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है ज्यादा और CO2 होती है कम। तो अधिक ऑक्सीजन व कम CO2, आंसर रहेगा हमारा ए। 139 पर चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा सी। 140 नंबर पर आते हैं। निम्न में से कौन से ऑक्सिजन का यूज खरपतवार नाशी के रूप में होता है? हम सभी जानते हैं 2,4-D का यूज खरपतवार नाशी के रूप में होता है। इनमें से कितने कंपाउंड हैं जो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड है? बेटा DHAP, ये तो ग्लाइकोलिसिस में आता है। हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये हमारी क्रेब्स साइकिल आपको याद होगी, ACCIOKSUSFUMO, O फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, M फॉर मैलिक एसिड, तो ये मैलेट भी रहेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज आल्सो अ कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है। फ्रक्टोज 1 नहीं रहेगा। 6 बिसफॉस्फेट नहीं होगा। हाँ, सक्सिनाइल कोएंजाइम में रहेगा, ये है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। इसके बाद में सिट्रेट रहेगा, ये है सिट्रिक एसिड, या यहाँ पर ले लिया हमने सिट्रिक एसिड। तो ओवरऑल हमारे पास में 1, 2, 3, ये 4 और 1, 5, टोटल 5 कंपाउंड यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के हैं। 142 अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कथन सही है? तो एक ही कार्बन पर अमाइनो व अम्लीय समूह होते हैं, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी सब में यदि हम देखें, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप दे दिया है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया है, यहाँ दे दिया है पास पास वाले 2 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल व कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सेम कार्बन पर अमाइनो और सेम कार्बन पर एसिड ग्रुप, यही होता है अमाइनो एसिड। 143 यहाँ हमें बताना है कौन से डायग्राम है ये। तो बेटा पहला वाला डायग्राम वॉलवॉक्स का है, दूसरा डायग्राम क्लेमाइडोमोनास, और सी वाला जो है वो कारा का है, और ये तीनों ही हरी शैवाल होती हैं, ठीक है। 144 लिवरवर्ट का पादप शरीर जो है वो थैलस जैसा होता है, थैलाइड या लीफी होता है, बिल्कुल सही है ना। और स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट इज लेस डेवलप एज कंपेयर टू मास, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं, दोनों ही चीजें ब्रायोफाइटा की हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर होगा हमारा ए। 145 पर चलें। अल्टरनेट पर्ण विन्यास, तो बेटा अल्टरनेट पर्ण विन्यास हमें मिलता है MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज में मिलता है, ये 3 चीजों में। इनमें से यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए सनफ्लावर या सूर्यमुखी। 146 कॉर्टेक्स रीजन किसके बीच में होता है? तो एक ऑप्शन दिया है एंडोडर्मिस एंड पिथ, नहीं भाई यहाँ तो नहीं हो पाएगा। हाँ, पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस होता है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर पिथ, पिथरेज, इस तरह का रहता है। तो एंडोडर्मिस, ये हो गई एंडोडर्मिस, कहाँ गई अपनी, सॉरी एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल, इनके बीच में हमें मिल रहा है कॉर्टेक्स का रीजन। 147 को देखें। चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, गलत, ये तो रफ में होता है। प्राणियों में लिपिड की भांति जो स्टेरॉइडल हार्मोन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक में, ये भी गलत, ये स्मूथ में बनते हैं, मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, आंसर हो जाएगा हमारा बी। 148 पर आते हैं। निम्न में से किसने प्रिज्म, हरे शैवाल, क्लेडोफोरा एवं वायवी जीवाणु का प्रयोग किया? तो आप सभी को पता होगा ये है एक्सन स्पेक्ट्रा, और एक्सन स्पेक्ट्रा हमें दिया था TW
एंजलमैन ने, तो आंसर आएगा हमारा डी। 149 पर आते हैं। दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए एटीपी सिंथेटेज के। F1 पार्ट में F0 F1 दो होते हैं, तो F1 पार्ट में एटीपी संश्लेषण हेतु स्थल होता है, बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अंतिम रूप से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये भी सही है। FADH2 का एक अणु 2 एटीपी बनाता है, ये भी सही है। साइटोक्रोम A3 ETS के कॉम्प्लेक्स 3, नहीं भाई कॉम्प्लेक्स 3 नहीं, ये पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स 4 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये यहां पर गलत है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। दिए गए कथन में उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काइटिन क्या है? तो काइटिन एक हमारा होमोपॉलीमर है, समबहुलक है, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसैमाइन का पॉलीमर रहेगा। आंसर यहां पर हमारा रहेगा डी।